नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं आज से मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में प्रारंभ होता है 13वीं सदी के मध्य में, 13वीं सदी के मध्य में और 14वीं सदी के प्रारंभ में मध्यकालीन बिहार के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहला आक्रमण कौन करता है। तो बिहार में पहला आक्रमण बख्तियार खिलजी करता है। बख्तियार खिलजी करता है। ये कौन रहता है? ये ऐबक का सेनापति रहता है। सेनापति, एक तरह से सेनापति या गुलाम कहेंगे, गुलाम कहेंगे, ठीक है। ये जब आक्रमण करता है तो सेन वंश का शासन रहता है। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन रहता है। लक्ष्मण सेन रहता है। दूसरी तरफ पाल वंश में इंद्रधुम्न पाल रहता है। इंद्रधुम्न पाल रहता है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। बख्तियार खिलजी को बिहार में सफल आक्रमण का श्रेय जाता है और ये भी जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है। स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक है। इसका पहला अभियान 1198 ईस्वी 1198 ईस्वी उदंतपुरी का रहता है। उदंतपुरी का रहता है। पहला इसका अभियान रहता है उदंतपुरी का, जो सफल रहता है, ठीक है। इसके बाद जब आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है, उदंतपुरी मतलब बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ पे आक्रमण करता है और सफल भी रहता है। इसके बाद ऐबक बख्तियार खिलजी को आदेश देता है कि तुम अब मगध क्षेत्र पर आक्रमण करो। तो मगध क्षेत्र पर पहला आक्रमण ये करता है नालंदा विश्वविद्यालय पर। नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है, ठीक है, और उसको नष्ट कर देता है। इसमें जो है कि बौद्ध विरोधी लोगों का सहायता प्राप्त करता है, इसको नष्ट करता है। और बख्तियारपुर पटना के निकट एक नगर की स्थापना करता है। कौन करता है? बख्तियार खिलजी करता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी एक नगर का स्थापना भी करता है, ठीक ना। ऐबक से आदेश लेके बख्तियार खिलजी नदिया पे आक्रमण करता है। नदिया, बंगाल के नदिया पे। और यहाँ से लक्ष्मण सेन शासक रहता है, जो 1203 से 4 ईस्वी में करता है। ये भाग जाता है लक्ष्मण सेन भाग जाता है तो अपनी राजधानी लखनौती बनाता है। लखनौती को राजधानी बनाता है बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आया। इस समय जब ये बख्तियारपुर का स्थापना करता है तो ये तुर्कों का केंद्र बनता है। तुर्क सत्ता का केंद्र बन जाता है। कौन? बख्तियारपुर शहर, ठीक है। बख्तियारपुर शहर क्या रहता है? तुर्कों का केंद्र बन जाता है। और बिहार, इसी समय विहार से बिहार होता है। ये तुर्क लोग ही ये नाम देते हैं बिहार। क्यों होता है? क्योंकि बौद्ध मठों के अधिकता के कारण
ठीक है, बौद्ध मठों के अधिकता के कारण जो है बिहार नाम पड़ता है इसका, विहार से बिहार नाम पड़ता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी 1203 से 4 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण करता है, लखनौती या लक्ष्मण वटी, इसको ये भी कहते हैं लक्ष्मण वटी पर अपना जो है कि राजधानी बना लेता है। बख्तियार खिलजी क्या करता है, 2-3 चीज़ और करता है बख्तियार खिलजी, जिसको क्रम से हम बता रहे हैं। बख्तियार खिलजी 2-3 काम और बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने के बाद करता है, जिसमें पहला काम करता है ये बख्तियार खिलजी, ये तो रहता है ऐबक का गुलाम। ऐबक को एकता प्रदान किया रहता है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जयपुर के गुप्त राजाओं को समाप्त करता है। जयनगर के गुप्त राजाओं को समाप्त करता है, राजाओं को समाप्त करता है। दूसरा काम करता है मिथिला के कर्नाट वंश के शासक, दूसरा करता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा मिथिला के कर्नाट वंश के शासक, कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव, NR नरसिंह देव को भी परास्त करता है, अधीनता स्वीकार करवा देता है। और फिर बख्तियार खिलजी का होता क्या है, बीमार पड़ता है। इन सब काम के बाद 2 चीज़ करता है, जयनगर के गुप्त राजाओं को ख़त्म करता है, मिथिला के कर्नाट वंश के नरसिंह देव का अधीनता स्वीकार करवाता है, और फिर बीमार पड़ता है तो अली मर्दान इसका एक सेनापति रहता है, सेनापति जो इसका हत्या कर देता है। ठीक है, और इसी के साथ खिलजी वंश बिहार से ख़त्म होता है। और फिर आता है गुलाम वंश, और फिर जब इसकी हत्या कर देता है तो इसका जो है क्या बोलते हैं, मकबरा बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में है, इमादपुर मोहल्ला में इसका मकबरा है, वहाँ इसको दफना दिया जाता है। फिर आता है गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में देखते हैं इल्तुतमिश का शासनकाल। इल्तुतमिश के पहले एक और शासक होता है गुलाम वंश में, वो क्या करता है, अवध, बिहार और लखनौती को संगठित करता है, क्या करता है, संगठित करता है वो। ठीक है, उसका क्या नाम रहता है, नासिरुद्दीन रहता है। नासिरुद्दीन क्या करता है, अवध, बिहार और लखनौती को प्रशासनिक इकाई में संगठित करता है। नासिरुद्दीन का शासनकाल 1227 से लेकर 1229 तक रहता है, 2 वर्ष का। फिर आता है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला बिहार को प्रथम शासक रहता है। बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है, प्रथम शासक रहता है इल्तुतमिश। और प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है, किसको नियुक्त करता है, मलिक जानी को नियुक्त करता है। बिहार का प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश मलिक जानी को नियुक्त करता है। और गवर्नर ऐबक को, सैफुद्दीन
ऐबक को नियुक्त करता है। तब बाद में तुगान खान, बाद में कुछ समय बाद तुगान खान को राज्यपाल फिर नियुक्त करता है। ठीक है, तो मलिक जानी को पहली बार नियुक्त करता है, उसके बाद सेकंड बार सैफुद्दीन ऐबक को, और उसके बाद तुगान खान को नियुक्त करता है। बलबन के शासनकाल में बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली का अधीन था। बलबन के समय गया क्षेत्र दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली के अधीन था। ये जानकारी वन राज्य की गया प्रशस्ति से मिलता है। गया प्रशस्ति से मिलता है कि गया क्षेत्र बलबन के समय दिल्ली सल्तनत में था। ठीक है, लखनौती का शासक तुगरिल खान बलबन की अधीनता स्वीकार करता है, लेकिन 1279 से 80 ईस्वी में फिर विद्रोह कर देता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद बलबन आता है और इसको पराजित करता है और अधीनता स्वीकार करवा देता है। ठीक है, अधीनता स्वीकार करवा देता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। फिर 1290 ईस्वी खिलजी वंश, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, बलावन अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होता है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी स्थापित करता है। फिर 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने, जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन शासक बनता है, तो 97 ईस्वी में अलाउद्दीन इस्माइल को दरभंगा भेजता है, परंतु शक्र सिंह हरा देता है। इस्माइल खान को कौन हराता है? शक्र सिंह हराता है। कहाँ हराता है? दरभंगा में। फिर उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां अफगानों से लड़ते हुए मारा जाता है। उसी समय जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इल्तुतमिश के समय बल्ख खिलजी, एक फैक्ट छूट रहा था, बल्ख खिलजी विद्रोह करता है। बल्ख खिलजी किसके समय विद्रोह करता है? इल्तुतमिश के समय, और इसका अभियान इल्तुतमिश खुद करता है और इसको पराजित करता है, बल्ख खिलजी को, लखनौती में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिए। जब शक्र सिंह पराजित कर देता है इस्माइल खान को, तो अलाउद्दीन खिलजी इस्माइल शक्र सिंह को बुलाता है दिल्ली, और इन दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि होती है। और इस संधि के बाद राजा शक्र सिंह रणथंभौर अभियान 1299 से 1300 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी में करता है। इसमें शक्र सिंह सहायता करता है। ठीक है, और जब इनके बीच समझौता हो जाता है, तो जवाबित कानून रहता है, बिहार में लागू करता है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है। कौन लागू करता है? अलाउद्दीन
खिलजी, ठीक है, बिहार में लागू करता है। समझ रहे हो? और फिर शासन करना प्रारंभ कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश के कुछ सिक्के जो हैं वो शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हो रहे हैं। शाहपुर भोजपुर से मिले हैं। अलाउद्दीन खिलजी को गाजी इख्तियार भी कहा जाता है, ठीक है। फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का शासन काल आता है। तुगलक काल में राजधानी बिहार शरीफ रहती है। राजधानी बिहार शरीफ रहती है, ठीक है। और तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व रहता है बिहार में। तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व बिहार में अच्छा खासा रहता है। और तुगलक वंश के ही शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक बिहार का विलय करता है। बिहार का विलय करता है। कहाँ करता है? तो दिल्ली सल्तनत में करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में दुर्ग और जामा मस्जिद, दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण होता है। कहाँ होता है? दरभंगा में दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ये रहता है कि दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर देता है। क्या कर देता है? तुगलकपुर कर। इसके बाद शासक बनता है FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कई अभियान करता है बिहार में, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पटना से, ठीक है। पटना से कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं फिरोज शाह तुगलक के, पटना और पटना के आसपास इलाकों से, ठीक है। और कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा है। सूफी संत यहिया मनेरी के, सूफी संत यहिया मनेरी के मलफूजात, ये क्या रहता है? इनके काव्यों का संकलन रहता है। किसके? यहिया मनेरी के काव्यों का काव्य संकलन रहता है। इससे जानकारी मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के बारे में। दूसरा स्रोत है सरीते फिरोज शाही से तुगलक द्वारा बिहार में प्रसिद्ध शेख संत चरमपोश से भेंट करने का जानकारी मिलता है। किससे? चरमपोश, एक सूफी संत रहते हैं, इनसे भेंट करने की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तुगलक काल का सबसे प्रसिद्ध अगर कोई शासक रहा तो वो रहता है मलिक बया रहता है, ठीक है। मलिक बया या इब्राहिम बिहार का बहुत फेमस रहता है तुगलक काल में, जिसका मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का बेहतर प्रमाण देता है, जो कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में, बिहार
शरीफ में स्थित है। मलिक बयां का मकबरा या मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। नासरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी में, नासरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां को सौंप दिए। बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप देता है और फिर चला जाता है। ख्वाजा जहां क्या करता है? सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण करता है और बिहार का शासन संभाल लेता है। तैमूर फिर आक्रमण करता है। इसी के समय, नासरुद्दीन के समय तैमूर आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ। तो बिहार के आंशिक क्षेत्र जौनपुर ही दिल्ली सल्तनत का राज्य बनकर रह जाता है। ठीक है। तुगलक के बाद आता है लोदी वंश। तुगलक वंश के बाद कोई अन्य वंश दिल्ली सल्तनत का बिहार पे आक्रमण नहीं कर पाता है। लोदी वंश आता है, जिसके समय में सिकंदर लोदी जो रहता है वो क्या करता है? जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को, ये बता चुके हैं, हुसैन शाह सर्की को पराजित करता है और दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है। ये जानकारी हमको बिहार शरीफ लेख से मिलता है। बिहार शरीफ लेख से प्राप्त होता है। लोधी शासन काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति मजबूत होती है। लोधी वंश के शासन काल में नुहानी अफगान मजबूत होते हैं। ठीक है। और मोहम्मद शाह नुहानी, एमडी मतलब मोहम्मद शाह नुहानी, एमडी मोहम्मद शाह नुहानी जो होता है वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। और फिर उसके बाद दरिया खान नुहानी शासक बनता है। और उसके बाद दरिया खान के बाद शासक बनता है कौन? बहार खान नुहानी। और फिर इसके बाद जलाल खान बनता है, जिसका संरक्षक शेर खान रहता है। ये शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी देता है किसको? शेर शाह सूरी को। ठीक है। ये बात अब नुहानियों के सत्ता पतन हो जाता है। नुहानियों के सत्ता के पतन के बाद बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर शाह सूरी का उदय होता है। और शेर शाह सूरी का काल 1540 से 45 ईस्वी रहता है। मात्र 5 साल रहता है। और यहीं 5 साल में वो दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है और पूरे भारत में अपना नाम कमा के चला जाता है। और यहीं शेर शाह बोला रहता है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जीना अच्छा है, लेकिन 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। सोचिए क्या बोला था ये। मात्र 5 साल शासन किया और आधिपत्य जमाया और अपना जो है कि नाम कमा के चला गया। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। शेर खान का जन्म जो होता है वो होता है
होशियारपुर में, होशियारपुर में होता है। इसके पिता जो रहते हैं, पिता हसन खान सूर, वो सासाराम के जागीरदार रहते हैं, ठीक है। और यहीं सासाराम की जागीरदारी शेर खां जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेते, इसका शिक्षा जो है वो जौनपुर से होती है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जागीरदारी सासाराम का शेरशाह सूरी उठा लेता है, ठीक है। और इसको शेर खान की उपाधि बहार खान नुहानी ने दिया था। कब दिया था? जब एक ही तलवार के वार से एक शेर का गर्दन उतार दिया था, तब शेर खान की उपाधि शेरशाह सूरी को बहार खां लोहानी ने दिया था। फिर उसके बाद जब ये शासन संभाल लेता है तो मुगलों से समझौता करता है। शेरशाह सूरी प्रारंभ में मुगलों से समझौता करता है, और समझौता के फलस्वरूप शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में कब होता है चंदेरी का युद्ध? 1528 ईस्वी में मुगलों की तरफ से लड़ता है, ठीक है। और इसी समय चंदेरी के युद्ध में ही शेरशाह सूरी ये समझ जाता है कि मुगल शासकों में उतना दम नहीं है, और वहाँ बोलता है यदि मेरी भाग्य ने सहायता दिया, भाग्य ने हेल्प किया, तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से भगा दूंगा, चंदेरी के युद्ध में ही। फिर शेरशाह सूरी 1529 ईस्वी में नुरसत शाह को पराजित किया। बंगाल के नुरसत शाह को पराजित किया और हजरते आला की उपाधि धारण किया और बिहार का शासक बन गया। फिर 1532 ईस्वी में दौहरिया के युद्ध में शेरशाह ने महमूद लोदी का सहायता दिया, महमूद लोदी का हेल्प किया, ठीक है। फिर 1534 ईस्वी सूरजगढ़ा का युद्ध होता है। इसमें बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर लिया। बंगाल की सेना को हरा देता है और पूर्वी भारत में अपना स्थिति। फिर 1538 ईस्वी में जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया शेर खान, बंगाल पर अधिकार कर लिया। और फिर 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शेर शाह की उपाधि वो तब धारण करता है जब हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में पराजित कर देता है। और फिर शेर शाह दोबारा 1540 ईस्वी में हुमायूं को फिर से पराजित करता है विलीग्राम या कन्नौज के युद्ध में, और उस समय विवश कर देता है शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत छोड़ने पर। पता है ये दोनों युद्ध क्यों जीतता है 1539 और 1540 का? क्योंकि इसमें अपनी सूझबूझ का परिचय देता है, और ये दोनों युद्ध बरसात में लड़े रहते हैं, बरसात के दिनों में होते हैं। ये इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी अपना जो है कि सैन्य शिविर
ऊंचे स्थान पे लगाता है और हुमायूं जो है नीचे स्थान पे पड़ जाता है। हुमायूं निचले स्थान पे पड़ जाता है, जिसके वजह से बरसात आ जाती है और बरसात का पानी हुमायूं के सैन्य शिविर में घुस जाता है और हुमायूं के सैनिक जो है नहीं अच्छे से लड़ पाते हैं और हार का सामना करना पड़ जाता है हुमायूं को। फिर इसके बाद जो है शेरशाह सूरी इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अपना राज्याभिषेक, शेरशाह सूरी जो रहता है अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ करवाता है अपना राज्याभिषेक? राज्याभिषेक आगरा में करवाता है। कब करवाता है? 10 जून 1540 ईस्वी को। फिर शेरशाह सूरी राज्याभिषेक आगरा में करवाता है 10 जुलाई 1540 को। उसके बाद 1542 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करता है और मालवा से लौटने के क्रम में रणथंभौर पर भी अभियान करता है 1542 ईस्वी में। ठीक है। फिर 1543 ईस्वी में रायसीन अभियान करता है, जहाँ के शासक पूरनमल रहते हैं। इनको विश्वासघात से मार देता है और जब इनको मार देता है तो यहाँ की स्त्रियाँ जौहर कर लेती हैं और इसी को काला धब्बा कहते हैं। शेरशाह सूरी के ऊपर काला धब्बा रायसीन अभियान 1543 ईस्वी का है। पूछ देता है प्रश्न में कि वह कौन सा अभियान था जो शेरशाह सूरी के चरित्र पे काला धब्बा बन गया, तो वो रायसीन अभियान 1543 ईस्वी का था। फिर 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी मारवाड़ के महलक देव को पराजित करता है। ठीक है, मारवाड़ के महलक देव को पराजित करता है और इसी युद्ध में जयता एवं कुप्पा 2 राजपूत सेनानायक थे। वो बहुत वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जयता व कुप्पा और मारवाड़ युद्ध के दौरान ही शेरशाह सूरी बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारा हिंदुस्तान भूल बैठा था। मारवाड़ अभियान 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए ही सारा हिंदुस्तान भूल बैठा था। फिर 1545 ईस्वी कालिंजर अभियान करता है, जो उसका अंतिम अभियान रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के शासक कीरत सिंह रहते हैं और 6 माह तक इस किले को घेर के रखता है, फिर भी जीत नहीं पाता है। और फिर ये उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र चलवाता है जो खुद शेरशाह के ऊपर आके गिर जाता है और शेरशाह की वहाँ पे घायल हो जाता है शेरशाह सूरी और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 का कालिंजर अभियान उसका अंतिम अभियान रहता है। इसी के संदर्भ में अब्दुल्ला की रचना तारीख़ दाऊदी से पता चलता है कि शेरशाह सूरी पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया है और 1541 ईस्वी में राजधानी बनाया। पटना को 1541 ईस्वी में राजधानी बनाया और ये रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया था। अब्दुल्ला की रचना से इतना चीज़ पता चलता है। और इसके बाद किलेनुमा शेरगढ़ का महल, शेरशाह सूरी शेरगढ़ का महल बनवाता है, जो 20 मील उत्तर पश्चिम में रहता है। किसके? सासाराम के 20 मील उत्तर पश्चिम में रहता है। ठीक है, शेरगढ़ का किले का प्रमाण मिलता है। शेरशाह सूरी अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया। इन किलों के निर्माण और पुनरुद्धार का एक ही लक्ष्य था कि वो अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बना सके। शेरशाह के शासनकाल में एक कोस पर एक सराय रहता था, एक सराय। ठीक है, एक सराय का निर्माण करवाया था। इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह एक कोस पर एक अतिरिक्त सराय का निर्माण करवा दिया। ठीक है, एक अतिरिक्त सराय का निर्माण करवा, जिसमें पत्रों का वितरण प्रणाली में सुधार हो, जिससे पत्र वितरण
प्रणाली में सुधार होगा। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सराय में एक फारसी प्रत्येक सराय में एक फारसी और एक हिंदी क्या रहते थे, एक फारसी और एक हिंदी विद्वान रहते थे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब इसके बाद हम लोग शेरशाह के बारे में कल डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग अच्छे स्कोर करके आएँ। धन्यवाद। जय